हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मीर कासिम ब्रिटिशर्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाते हैं और वो शाह आलम II और शुजाउद्दौला के साथ मिल करके एक अलायंस बनाते हैं और एक बैटल लॉन्च करते हैं बक्सर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। अच्छा, मीर कासिम का तो समझ में आता है कि मीर कासिम क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि मीर कासिम ब्रिटिशर्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उनको भी समझ में आ रहा था कि ये जो प्लासी प्लंडर है, इससे काफ़ी वेल्थ ड्रेन होकर के ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है। लेकिन शाह आलम II और शुजाउद्दौला ये क्यों लड़ते हैं, ये बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम के साथ क्यों खड़े होते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? इसका रीज़न ये है कि शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और उनको ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि अवध बंगाल से जुड़ा हुआ था, बहुत पास था। तो अवध के नवाब को ये बात समझ में आ रही थी कि अगर बंगाल आज गया, कंप्लीटली सबड्यू कर लिया ब्रिटिशर्स ने अगर बंगाल को, तो नेक्स्ट एग्जिस्टेंशनल थ्रेट जो होगा वो अवध पर ही आएगा। मतलब जब बंगाल चला जाएगा तो एग्जिस्टेंस के लिए अवध को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगली बारी अवध की आएगी। बंगाल को ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रिटिशर्स अवध पर आएंगे। और शाह आलम II, देखिए, शाह आलम II सेंट्रल मुगल रूलर थे, और क्योंकि जो बंगाल है ये कभी किसी टाइम पे मुगलों के अंडर ही हुआ करता था, तो बंगाल वॉज सक्सेसर मुगल स्टेट। तो जब बंगाल के रूलर ने, जब मीर कासिम ने शाह आलम II को जा कर के पूछा उनसे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ज्वाइन कर लिया बंगाल और अवध का साथ देने को मान गए, क्योंकि पर्सुएट किया था। पर्सुएशन अगर बंगाल और अवध ने करा है तो शाह आलम II ऑब्वियसली सेंट्रल मुगल रूलर होने के नाते उनकी मदद करने आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि शाह आलम II, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिल करके अब एक बैटल लॉन्च कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, विच इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। ओके, तो 1764 में ये तीनों ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने खड़े तो होते हैं और लड़ते भी हैं, लेकिन हार जाते हैं। ठीक है, इन तीनों की जो अलायंस थी वो ब्रिटिशर्स उनको हरा देते हैं। कंबाइंड फोर्सेस, बंगाल, अवध और मुगल एम्परर शाह आलम II की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स आसानी से हरा देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि कैसे हार जाते हैं। ये तीन स्टेट्स के जो अच्छे तीन आर्मी थी वो एक सिंपल से ब्रिटिश इंडियन आर्मी से हार जाती है। इसके दो रीज़न हैं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो प्राइवेट थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को देते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो उसे ब्रिटिश आर्मी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया था। 1760 से ही ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट की आर्मी थी वो आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट देती थी। ठीक है, ताकि इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कंपनी का वो बचा रहे। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचा रहेगा तभी तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पैसे भेज पाएंगे रेवेन्यू जनरेट करके। एक रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि इंडियन फोर्सेस थी वो टेक्नोलॉजिकली उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी अभी तक जितनी ब्रिटिश आर्मी हो चुकी थी। तो हम टेक्नोलॉजिकली भी पीछे थे, और दूसरी चीज़ ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो आर्मी भेज करके ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों रीजंस की वजह से हमारी तीन स्टेट्स की कंबाइंड आर्मी भी ब्रिटिश से हार जाती है। अब जब बैटल ऑफ बक्सर में हम हार जाते हैं तो क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में हार होने के बाद हमसे एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, विच इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, एक ट्रीटी साइन कराई जाती है। अब इस ट्रीटी में जो शाह आलम II हमारे मुग़ल एम्परर थे, उनको तो हमने रिस्पेक्ट के साथ एक नॉमिनल रूल दे दिया, ब्रिटिशर्स ने एक नॉमिनल रूल दे दिया। शाह आलम II को काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, और इस लड़ाई में हार जाने के बाद भी उनको कहा कि ठीक है, आप अपना एक नॉमिनल रूल मुग़ल कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब रूल तो हमारा होगा लेकिन आप बस नाम के लिए रूल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो दीवानी राइट्स थी, दीवानी एक रिवेन्यू था, तो ये जो दीवानी को कलेक्ट करना, एक जो टैक्स को कलेक्ट करना था, दीवानी एक टैक्स है, तो उसको कलेक्ट करने का जो राइट था वो बंगाल से अब
ब्रिटिशर्स को मिल गया था। ठीक है, पहले ये राइट नहीं था, प्लासी प्लंडर में ये राइट नहीं था, पर अब उन्हें रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट बंगाल से मिल गया था। और उस वक्त का बंगाल मतलब आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को मिला करके तब का बंगाल था। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो एक मुर्शिदाबाद में प्लेस करने के लिए कहा, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है वो लोकस था पावर का। ठीक है, यहाँ पे बहुत पावरफुल स्टेट था मुर्शिदाबाद, तो वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने का, पोस्ट करने का एक ट्रीटी में बोला गया था कि 1772 तक ब्रिटिश रेजिडेंट को पोस्ट करा जाए मुर्शिदाबाद में। क्यों मुर्शिदाबादी? क्योंकि वहाँ पर रह करके ब्रिटिश जो है वो बंगाल के की डिसीजंस में अपनी अग्रीमेंट, अपनी मर्जी, रजामंदी दे सकते हैं। अगर मुर्शिदाबाद में रहेंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, और फिर जो फैसले उनके अगेंस्ट होंगे या उनको अच्छे नहीं लगेंगे वो उन डिसीजंस को लेने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है, बंगाल की, बक्सर की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, और फिर इन्होंने अवध के साथ क्या ट्रीट किया? अवध में शुजाउद्दौला को कहा कि आप 5 मिलियन रुपीज़ हमें दें वॉर कॉम्पेंसेशन के तौर पर, और वहाँ पर भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट को पोस्ट किया अवध के कोर्ट में, एंड कंपनी वॉज ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स। यू कैन सी कि आप ट्रेड भी करोगे और आपको कोई टैक्सेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इन्होंने शाह आलम II को तो ठीक है प्रॉपरली रखा, बोला कि आप नॉमिनल रूल करिए, लेकिन जो बंगाल है वहाँ से इनको दीवानी कलेक्टिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश का एक पूरा रेजिडेंट मुर्शिदाबाद में रख दिया गया। क्योंकि वहाँ से वो पॉलिटिक्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अवध में शुजाउद्दौला से 5 मिलियन रुपीज़ लिए गए वॉर कॉम्पेंसेशन के तौर पर, और इसके साथ ही उनके भी कोर्ट में, अवध में भी अब उनकी एक पोस्ट, ब्रिटिशर्स की एक पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब वो पॉलिटिक्स को धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। प्लासी प्लंडर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में तो कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, अच्छा, कॉजेज़ क्या थे बैटल ऑफ प्लासी के? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी हुई, इसका मेन रीज़न तो यही था ना कि जो हमारे नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी थ्रेटेंड करके रखा हुआ था, डरा धमका के रखा हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो एजर्टिव थे नवाब, इतने ज़्यादा अपनी हर बात मनवाना, सिराजुद्दौला जी जो नवाब थे बंगाल के, वो इतने एजर्टिव थे कि उनकी एजर्टिवनेस की वजह से, वो इतने फोर्सफुल पर्सनालिटी थे कि उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी डर गई थी। दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ये डर था कि फ्रेंच कहीं इस लड़ाई में हमसे आगे ना निकल जाएं, क्योंकि उनकी लड़ाई फ्रेंच से पहले से चल रही थी, जो हम आगे भी देखेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर में अभी देखेंगे, वो पहले से चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं फ्रेंच हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए हम पहले ही अपना जो पावर है वो दिखा देते हैं। तीसरी चीज़ कि नवाब की जो अथॉरिटी थी उसको ब्रिटिश ने नहीं माना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की बातों को नहीं माना, प्रॉपरली रेजिस्टेंस किया। जैसे कैलकाटा में अगर उन्होंने कहा था पोर्ट नहीं करने हैं, आपको नहीं करना है वहाँ से ट्रेड, तो ब्रिटिशर्स ने वही किया। जो भागे हुए फ्यूजिटिव्स थे उनको ही ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूजी के तौर पे अपने यहाँ रखा। तो इस तरीके के जो स्टेप्स लिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो टोटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये स्टेप्स नवाब के विरुद्ध जाते थे, नवाब की बातों की, उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट थे। चौथी चीज़, जो मर्चेंट बैंकर्स थे हमारे, वो अपना दल बदल लिए। जैसे मर्चेंट बैंकर्स कौन थे? जगत सेठ ब्रदर्स। इनको डर था ये कि नवाब तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। अब जब यंग नवाब जगत सेठ ब्रदर्स की बात नहीं मान रहे थे, तो जगत सेठ ब्रदर्स ने ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके ही प्लॉय रचा, एक जो है प्रॉपरली प्लॉट किया, ताकि वो सिराजुद्दौला को हरा सके, जिसकी वजह से हमने देखा कि सिराजुद्दौला, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, वो एक बैटल थी ही नहीं, दैट वाज जस्ट अ स्कर्मिश। ठीक है, सिर्फ एक मुठभेड़ था, एक सिर्फ हाथापाई थी, क्योंकि मीर जाफ़र को तो उन्होंने पहले ही अपने में मिला लिया था। मीर जाफ़र जो कमांडर थे, जगत सेठ ब्रदर्स ने उनको अपने में मिला दिया था, मीर जाफ़र जो बंगाल के कमांडर थे। तो ये कॉजेज़ थे बैटल ऑफ प्लासी के। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर अब तो हो गया, लेकिन इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? सिग्निफिकेंस देखो, इसने ब्रिटिश की जो प्रेस्टीज है, जो मान सम्मान है, उसको काफ़ी बढ़ा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ
उनकी फाइनेंसेस को भी बहुत अच्छा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है, उसके साथ साथ टैक्स फ्री ट्रेड कर रही है। तो आप सोच सकते हो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसके साथ उन्होंने वॉर कंपनसेशन के तौर पे अवध से भी पैसे लिए और बंगाल से भी पैसे लिए, तो उनकी फाइनेंसेस बहुत अच्छी हो गई। इसके साथ ही उनको एक अपनी आर्मी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने का एक मौका मिला, क्योंकि अब जो है उनके पास फाइनेंसेस भी अच्छे हैं। और इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी ले लिए थे बंगाल में। तो आप देख सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये शुरुआत है ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने के लिए। ठीक है, इंडिया में अब उन्होंने एक टो होल्ड जमा दिया है, एक शुरुआत कर दी है पॉलिटिक्स को अपने अंडर करने में। ठीक है, मुर्शिदाबाद में उन्होंने अपना पूरा प्लेस रखा, एक पूरा पोस्ट रखा। इसके बाद अब अवध में भी उन्होंने एक पोस्ट रखा। तो बंगाल तो कम्प्लीटली अब जो है ब्रिटिशर्स के अंडर जा चुकी है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे भी सब कुछ ब्रिटिश का नहीं हो गया। ठीक है, अभी भी मैसूर है, मराठा है, हैदराबाद है। मैसूर में भी बहुत बहुत पावरफुल स्टेट था मैसूर। मराठास उस टाइम काफ़ी पावरफुल थे। तो हम ये नहीं कह सकते इस पॉइंट पे कि ब्रिटिश, उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते थे कि ब्रिटिश ही आएंगे, क्योंकि मराठास भी काफ़ी पावरफुल थे और मैसूर अपने आप में बहुत पावरफुल था। आप देखोगे मैसूर को हरा पाना इतना आसान नहीं था। ये हम एंग्लो मैसूर वॉर में देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड बंगाल पोर्शन इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मराठास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट